तो ये बोडे प्लॉट का लेक्चर नंबर 6 है, दैट इज़ बोडे प्लॉट फॉर फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। तो ये मैंने कॉपी नंबर 3 में लिखा है, सारा नोट्स इसी कॉपी में है। तो अगेन यहाँ पे क्या आता है कि फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम होता क्या है, तो बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, सिस्टम बोलने का मतलब फॉरवर्ड गेन, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन होता है 1/s टाउ, ठीक है, जहाँ पे टाउ क्या है, टाइम कांस्टेंट। अब ये क्या है, ये तुम्हारा CLTF है जिसमें फीडबैक यूनिटी फीडबैक है और निगेटिव, ठीक है। तो इसका CLTF 1/1 + g होगा, ठीक है। तो इसका CLTF ऐसे आएगा, मतलब ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये तुम्हारा स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम CLTF, ठीक है। ये हो गया फॉरवर्ड गेन और ये हो गया क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। ये ट्रांसफर फंक्शन नहीं हुआ, ये तुम्हारा फॉरवर्ड गेन हुआ और ट्रांसफर फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन ऐसा हो गया, ठीक है, ठीक है। तो इसका हमें बोडे प्लॉट करना है। तो बोडे प्लॉट करने का मतलब क्या है, इसका मैग्नीट्यूड और इसका एंगल का प्लॉटिंग करना है विथ वैरिंग, मतलब विथ वेरियस डिकेड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो देखो S = j⍵ पुट कर लो, तो ये बन गया कुछ। अब ये कॉम्प्लेक्स है तो इसका मैग्नीट्यूड और इसका एंगल निकालना है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड निकाल लिए, एंगल निकाल लिए और मैग्नीट्यूड निकाल लिए, ठीक है। 20 log ω, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है 20 log इंटू मैग्नीट्यूड कर देंगे तो ये dV में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये फाइनली हमें मिल गया, ये मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें क्या करना है कि ओमेगा का डिफरेंट वैल्यू लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पे जो वेरिएबल है वो ओमेगा इंटू टाउ है, ठीक है। ओमेगा अकेले नहीं है, ओमेगा के साथ टाइम भी मल्टीप्लाइड है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो वैल्यू लेंगे वो तुम्हारा फ्रीक्वेंसी नहीं लेंगे, वो ओमेगा फ्रीक्वेंसी इंटू टाइम का वैल्यू लेंगे, ठीक है। इसीलिए ये सब वैल्यू तुम्हारा रेडियन/सेकेंड में नहीं है, ठीक है, ये ओमेगा टाउ का वैल्यू है। अब यहाँ से अगर तुम्हें ओमेगा निकालना है तो क्या करोगे, टाइम डिवाइड करना होगा, मतलब यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू क्या होगा 0.25 में 0.25/टाउ रेडियन/सेकेंड, ठीक है। सारे को टाउ से डिवाइड करेंगे क्योंकि टाउ से डिवाइड करोगे तो टाउ टाउ कट जाएगा और ओमेगा आ जाएगा, ठीक है। अब ये चीज़ तुम मैग्नीट्यूड में पुट करो, एंगल में पुट करके निकाल लिए, तो ये हमारा टेबल में वैल्यूज़ आ गया, ठीक है। अब हमें प्लॉटिंग करना है, ठीक है, बोडे प्लॉट करना है किस पे, फ्रीक्वेंसी प्लेन पे। तो अब इसको देखोगे तो मैग्नीट्यूड और एंगल को प्लॉट करने के लिए दोनों को इंडिविजुअली हम लोग प्लॉट कर सकते हैं। जैसे मैग्नीट्यूड में ही देखोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा फ्रीक्वेंसी प्लेन पे, मतलब एक्स एक्सिस पे, और ये आ जाता है 0.26। तो 0.26 मैग्नीट्यूड है जिसके साथ माइनस साइन लगा हुआ है। माइनस साइन कहने का मतलब ये एंगल को दर्शा रहा है, ठीक है। कहने का मतलब ऑरिजिन से नीचे माइनस में कोई एंगल होगा और उस एंगल में हमें इतना दूरी पे एक पॉइंट बनाना है, ठीक है। अब यहाँ का इसका एंगल कितना आएगा, -14.03। कहने का मतलब -14 मतलब ऑरिजिन से नीचे 14 डिग्री। अब ये कहाँ होता है, ये तुम्हारा इसी एक्सिस पे होता है, दैट इज़ वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे ऑरिजिन से कुछ दूरी पे आएगा 14 डिग्री, और उसी डिग्री पे इतना दूरी पे, मतलब 0.26 दूरी पे ये पहला पॉइंट आएगा, ठीक है। तो देखो ये कुछ ऐसा बनेगा, इसका मैग्नीट्यूड और इसका एंगल, ठीक है। मैग्नीट्यूड और एंगल दोनों मोस्टली सिमिलर ही आ रहा है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो ऐसा ये हो गया तुम्हारा मैग्नीट्यूड का प्लॉट, ठीक है, और ये हो गया तुम्हारा एंगल का प्लॉट, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये शायद स्टार्टिंग में इतना मैग्नीट्यूड से ही स्टार्ट करता है, इसीलिए यहाँ पे 0 को टच नहीं किया, ठीक है। तो ये कंप्लीट बोडे मैग्नीट्यूड एंड बोडे फेज प्लॉट हो गया किसका, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का। अब नेक्स्ट चीज़ आता है एरर निकालना, ठीक है। अब देखो चैप्टर 3 में जब हम लोग इम्पल्स रिस्पांस पढ़ रहे थे, ठीक है, या स्टेप रिस्पांस, तो वहाँ पे हम लोग को एरर का कॉन्सेप्ट आया था, ठीक है, दैट इज़ ट्रांसफर फंक्शन रिस्पांस निकाल के एरर निकालते थे, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग बोडे प्लॉट की मदद से फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का एरर निकालेंगे, ठीक है। तो एरर का फॉर्मूला क्या होता है, एग्जैक्ट माइनस अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। वहाँ पे चैप्टर 3 में जो था वो अलग था, ठीक है, वो मतलब उसमें फॉर्मूला अलग था, कॉन्सेप्ट सेम ही था। यहाँ पे एरर का क्या फॉर्मूला आएगा, एग्जैक्ट माइनस अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। तो ये जो कंप्लीट हम लोग मतलब ये मैग्नीट्यूड और जो एंगल निकाले इसको एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड और एग्जैक्ट एंगल बोलते हैं। क्यों, क्योंकि हम लोग ओमेगा के एग्जैक्ट वैल्यूज़ पे मैग्नीट्यूड और एंगल को कैलकुलेट करके उसको प्लॉट किए हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ आता है वो आता है अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस, ठीक है। अब इसको अप्रॉक्सीमेट करने का कारण क्या है, करने का कारण सिर्फ एरर फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो इसमें हम लोग अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस करेंगे, ठीक है। और अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस में
अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस में किया क्या जाता है, अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस में देखो ये क्या है, ये फ्रीक्वेंसी एक्सिस है, और बोडे प्लॉट का स्पेशलिटी क्या है कि इसमें हम लोग बहुत ही हाई रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी पे सिग्नल का वैल्यू मतलब सिग्नल का मैग्नीट्यूड और एंगल प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो हाई रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, मतलब यहाँ पे बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी होगा और बढ़ते बढ़ते यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब यहाँ पे 0.1 है, यहाँ पे 10⁵ कुछ ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग फ्रीक्वेंसी को दो रीजन में स्प्लिट कर देते हैं, एक लोअर फ्रीक्वेंसी रीजन और एक हायर फ्रीक्वेंसी रीजन, और दोनों का अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस करते हैं, ठीक है। और इसका फ़ायदा क्या होता है, देखो फ़ायदा ये होता है कि देखो ये जो मैग्नीट्यूड आया ये तो एग्जैक्ट आया, मतलब ऐसे मैग्नीट्यूड मतलब सिग्नल कुछ इस तरह से बिहेवियर अपना शो करेगा डिपेंडिंग अपॉन वेरियस। देखो ये फ्रीक्वेंसी क्या है, ये तो तुम्हारा इनपुट सप्लाई का फ्रीक्वेंसी है, मतलब जैसे जैसे इधर बढ़ रहे हो तुम सप्लाई का फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो और सिग्नल का बिहेवियर कुछ ऐसा होते जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग एकदम पॉइंट फ्रीक्वेंसी पर वैल्यू ना निकाल के कुछ रैंडम फ्रीक्वेंसी पे वैल्यू निकालने की, अच्छा इतना दूर का निकाल लिए तो सिग्नल का बिहेवियर पता चल गया, फिर बीच में कुछ यहाँ पे निकाल लिए पता चल गया, फिर कुछ यहाँ पे निकाल लिए पता चल गया, तो हमें फाइनली सिस्टम का बिहेवियर ही तो पता करना है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड कैसे बिहेव कर रहा है और उसका एंगल कैसे बिहेव कर रहा है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि पूरे फ्रीक्वेंसी को दो जोन में डिवाइड कर देते हैं, दैट इज़ लोअर फ्रीक्वेंसी रीजन एंड हायर फ्रीक्वेंसी रीजन, और दोनों का सेम इसी तरह से मैग्नीट्यूड और एंगल निकालते हैं, ठीक है। तो अब इसमें देखो लो फ्रीक्वेंसी रीजन, तो लो फ्रीक्वेंसी रीजन में क्या होता है कि ओमेगा तुम्हारा बहुत स्मॉल है और टाइम पीरियड भी बहुत स्मॉल है। अब ये फ्रीक्वेंसी क्या होता है, देखो ये ओमेगा का डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड, और टाइम पीरियड क्या होता है कि एक वेव को अपना साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा। तो जब लोअर फ्रीक्वेंसी का बात करेंगे तो ये तो स्मॉल होगा ही, ठीक है, और जब सिग्नल ही स्मॉल है तो उसको टाइम मतलब अपना साइकिल कंप्लीट करने में भी कम टाइम लगेगा, तो ओमेगा टाउ का प्रोडक्ट लेस देन 1 तो डेफिनेट होगा ही, ठीक है। तो इस CLTF का जो एक्सप्रेशन है इसमें इस वाली चीज़ को कंप्लीट जो चीज़ है इसको हम लोग 1 कंसिडर कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये जो चीज़ है ये 1 से इतना छोटा है कि इसके बाद ऐड करने पे मतलब 1 से अगर ये चीज़ ऐड करोगे तो हार्डली नेग्लिजिबल डिफरेंस आएगा, मतलब नियरली इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब G(s) का एक्सप्रेशन क्या हो गया 1, अब इसमें मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 1 पे मैग्नीट्यूड होता है 0 dB, और इसका एंगल, अब भाई इसमें तो कॉम्प्लेक्स टर्म रहा ही नहीं तो इसका एंगल हो गया 0 डिग्री, मतलब लो फ्रीक्वेंसी रीजन में हमारा मैग्नीट्यूड और डिग्री आ चुका है। इसका मतलब क्या हुआ कि अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस में जब तुम लोअर फ्रीक्वेंसी सप्लाई करोगे, मतलब ये वाला फ्रीक्वेंसी सप्लाई करोगे, तो सिग्नल का मैग्नीट्यूड क्या होगा 0 dB, मतलब सिग्नल हमेशा 0 dB पर ही बना रहेगा, ठीक है। ये लोअर फ्रीक्वेंसी का निकल गया। अब जब हायर फ्रीक्वेंसी का निकालेंगे तो ओमेगा टाउ क्या आता है मच मच ग्रेटर देन 1, ठीक है। अब ये 1 से बहुत बड़ा है तो ये कंप्लीट टर्म को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि देखो ये जो चीज़ है ये 1 से बहुत बड़ा है, तो इसमें फिर से 1 अगर ऐड करोगे तो हार्डली एनी डिफरेंस आएगा, तो इसको 1 को हटा दो, पूरा एस टाउ ही रहने दो, ठीक है। तो अब ये तुम्हारा सिग्नल G(j) ओमेगा बन गया। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालो और इसका एंगल निकालो, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड का फिर से अलग प्लॉटिंग करेंगे तो हमें कुछ ऐसा ग्राफ मिलता है, ठीक है। ये तुम्हारा मैग्नीट्यूड का ग्राफ है, ठीक है। अब देखो एग्जैक्ट तुम्हारा ऐसा था और ये अप्रॉक्सीमेट ग्राफ तुम्हारा अप्रॉक्सीमेट मैग्नीट्यूड ग्राफ ऐसा है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट बोडे मैग्नीट्यूड प्लॉट को भी एसिम्प्टोटिक प्लॉट ही बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसको एसिम्प्टोटिक प्लॉट भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें ये जो ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन से हम लोग अप्रॉक्सीमेट दिखाएं, ठीक है। और इसका एंगल की बात करें तो देखो एंगल कुछ इस तरह से आ रहा है, ठीक है। ये कहाँ गया, ये तुम्हारा जो एंगल आया है ये वाला चीज़, ये देखो -90 डिग्री, ठीक है। तो इसका कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, ये ऐसा बनेगा। अब नेक्स्ट चीज़ आता है स्लोप निकालना, तो स्लोप कितना होगा, तो भाई ये देखो ये तुम्हारा एक स्ट्रेट लाइन है और ये एक दूसरा स्ट्रेट लाइन है, तो इसका स्लोप कितना होगा, तो सिंपल है, ये जो वैल्यूज़ दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग तुम स्लोप कैलकुलेट कर लो, -20 dB पर डिकेड आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये क्या चीज़ है, तो बेसिकली ये एक इससे पहले भी पढ़े हैं कि जैसे ये स्लोप, इस लाइन का स्लोप हमें पता है, तो इस कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हमें फ्रीक्वेंसी निकालना है तो हम लोग वो बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं स्लोप का फॉर्मूला से, ठीक है, वही चीज़ है।
समझे। जैसे मान लो हमको इस फ्रीक्वेंसी पे मैग्नीट्यूड निकालना है, तो स्लोप का लगाओ और ये वाला फ्रीक्वेंसी लिख दो और ये मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे किया गया है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आता है एरर एनालिसिस। ठीक है, तो हम लोग एग्जैक्ट एनालिसिस कर लिए, अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस कर लिए। अब दोनों का डिफरेंस ही एरर सिग्नल होता है। ठीक है, तो एरर क्या होगा, देखो ये हो गया एग्जैक्ट और ये हो गया अप्रॉक्सीमेट। तो दोनों का डिफरेंस अब ग्राफ में डिफरेंस कैसे आता है, तो ग्राफ में जो दोनों का कॉमन एरिया होता है वही तुम्हारा डिफरेंस शो करता है। ठीक है, तो देखो दोनों का ग्राफ में जो कॉमन एरिया है वो तुम्हारा एरर सिग्नल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ठीक है, तो ये ग्राफिकल एरर एनालिसिस हो गया। और अगर टेबल के फॉर्म में देखेंगे, दैट इज़ न्यूमेरिकल में, तो देखो ये सब फ्रीक्वेंसी पे हम लोग एग्जैक्ट एनालिसिस परफॉर्म किए थे। ठीक है, और ये तुम्हारा एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड है और ये अप्रॉक्सीमेट मैग्नीट्यूड आया। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेट में हम लोग क्या किए थे, वन ही तो मतलब लो और हाई फ्रीक्वेंसी रीजन को ओमेगा टाउ के वन पे ही तो सेपरेट किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे भी देख सकते हो कि वन से छोटा जितना भी ओमेगा टाउ है सब में मैग्नीट्यूड तुम्हारा 0 dB है, और वन से जो बड़ा है उसमें मैग्नीट्यूड ये सब आया है। ठीक है, दोनों का डिफरेंस कर दो तो तुम्हारा ये एरर आ जाएगा। ठीक है, अब इस एरर को जब हम प्लॉट करेंगे बोडे प्लॉट पे, अगर यहाँ पे भी देखोगे तो देखो यहाँ पे कम एरिया है, मिडिल में ज़्यादा एरिया है और फिर लास्ट में भी कम एरिया है। मतलब ये इस एरिया में मैक्सिमम एरर हो रहा है। कहने का मतलब इस फ्रीक्वेंसी पे मैक्सिमम एरर मौजूद है, जबकि इस फ्रीक्वेंसी पे मिनिमम और इस फ्रीक्वेंसी पर भी मिनिमम। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि लो और हाई फ्रीक्वेंसी पे मिनिमम एरर है, जबकि बीच वाले फ्रीक्वेंसी पे मैक्सिमम एरर है। ठीक है, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनता है एरर का। ठीक है, ये देख लो लोअर फ्रीक्वेंसी पे एरर का वैल्यू बहुत कम है। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी एक्सिस हो गया, ये एरर एक्सिस हो गया। ठीक है, सारा एरर देखो निगेटिव में आया है, इसीलिए ग्राफ नीचे की तरफ बना है। ठीक है, और ये जो हम मैक्सिमम एरर है उस समय फ्रीक्वेंसी कितना है, यहाँ देखो वैल्यू भी देख सकते हो। यहाँ पे जो मैक्सिमम एरर है उस समय फ्रीक्वेंसी ओमेगा टाउ इज इक्वल टू 1 रेडियन पर सेकेंड है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये जो ग्राफ हुआ ना, ये तुम्हारा एग्जैक्ट एरर का ग्राफ हो गया। अगर इसी को तुम अगर अप्रॉक्सीमेट बनाओगे तो एग्जैक्ट अप्रॉक्सीमेट देखो, एग्जैक्ट तुम्हारा कुछ ऐसा था, एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन नहीं आया था, जबकि अप्रॉक्सीमेट स्ट्रेट लाइन था। ठीक है, उसी तरह से ये एग्जैक्ट जो है ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं है, लेकिन इसका जब अप्रॉक्सीमेट बनाओगे तो ये कुछ स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। ठीक है, तो साफ साफ दिखेगा। अब देखो इसका स्लोप नहीं निकाल सकते, लेकिन स्ट्रेट लाइन का तो स्लोप निकाल सकते हैं ना। तो इस पॉइंट पे देखो एक ऐसे आएगा और एक ऐसे जाएगा, तो इस पॉइंट पे स्लोप चेंज हुआ। ठीक ना, और इसी चेंज को, और यही जब चेंज हुआ तो यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो फ्रीक्वेंसी पे चेंज हुआ वो फ्रीक्वेंसी बन जाता है कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। ठीक ना, इसीलिए कॉर्नर फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन ही होता है कि जब स्लोप ऑफ मैग्नीट्यूड चेंजेस। ठीक ना, अब इसका डेफिनेशन को अच्छा से पढ़ना, मैग्नीट्यूड और एंगल दोनों चेंज करता है तभी तुम्हारा कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी बनता है। ठीक है, बहुत ही डिटेल में मैंने लिख दिया है। अब एक और चीज़ क्या कि एरर जो है कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पे मैक्सिमम होता है। ठीक है, एक और चीज़ क्या है, एरर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज़ एरर प्लॉट देखो इवन सिमेट्रिकल अबाउट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। कहने का मतलब ये जो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है इसके लेफ्ट साइड और राइट साइड का एरर एग्जैक्टली सेम होगा। ठीक ना, और तुम्हारा इवन सिमेट्रिकल होगा। ठीक है, जबकि तुम्हारा एरर in angle of body and phase plot is always odd symmetrical about origin about corner frequency। तो देखो ये जो है ये तुम्हारा एंगल के रिस्पेक्ट में एरर का एंगल है, सॉरी एरर एंगल है ये, मतलब यहाँ पे एग्जैक्ट एंगल माइनस अप्रॉक्सीमेट एंगल है। ठीक है, तो ये देखो बॉडी का एग्जैक्ट एंगल का ग्राफ ऐसे आया था और अप्रॉक्सीमेट एंगल का ग्राफ ऐसे आया था। दोनों के बीच का जो एरिया होता है वही एरर सिग्नल शो करता है। तो ये एरर इन एंगल आया है। ठीक है, बॉडी में हम लोग मैग्नीट्यूड का अलग प्लॉट करते हैं और एंगल का अलग। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड का जो एरर आएगा वो अलग आएगा, एंगल का अलग अलग आएगा। ठीक है,
एंगल का एरर अलग आएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा एंगल वाला एरर हो गया। ठीक है, इसको नाम क्या देंगे, एरर एंगल। अब इसमें देखोगे कि मिडिल वाले फ्रीक्वेंसी में मैक्सिमम एरर हो रहा है और लो और हाई में मिनिमम एरर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही तुम्हारा सेम कॉर्नर फ्रीक्वेंसी सेम ही रह गया। ठीक है, और ये तुम्हारा वैल्यूज़ हो गया। यहाँ पे भी अगर एरर का ग्राफ अगर बनाना चाहे एंगल वाला का, तो वो भी तुम्हारा कुछ ऐसा ही आएगा, मतलब सिमिलर ग्राफ आएगा। मतलब एरर का जो बिहेवियर है मैग्नीट्यूड और फेज दोनों में सेम है, और एरर से रिलेटेड कुछ पॉइंट और कॉर्नर फ्रीक्वेंसी।